हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। जैसा हमने आपको पिछले लेक्चर में मोटिवेशनल स्पीच में आपको बताया था कि आप यूपी बोर्ड 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट हैं। उन 5 में से एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पे ले रखी है। अब आपको एकदम निश्चिंत रहना है और हमने जो आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया था उस पैटर्न के हिसाब से आपकी फ़िज़िक्स में 2 बुक्स, फर्स्ट बुक में 5 यूनिट, सेकेंड बुक में 4 यूनिट्स। फर्स्ट बुक में जो 5 यूनिट्स आपको बताई थी उसमें सबसे पहली यूनिट आपको बताई थी स्थिर वैद्युत की, जिसके अंतर्गत पहला और दूसरा चैप्टर आता है। दूसरी यूनिट विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत तीसरा चैप्टर आता है। तो अपनी अपनी आस्था के अनुसार आप लोग जय गणेश, ओम नमः शिवाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी जैसी आस्था हो पढ़ के माँ सरस्वती को सामने रखते हुए आज से अपनी फ़िज़िक्स की वेल प्रिपरेशन करने की ठान लीजिए। बहुत कुछ दिखाने के लिए तो मेरे पास नहीं है, डिजिटल बोर्ड, सारा सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा है। 20-22 साल ऑफलाइन पढ़ाता रहा मैं, आज आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ ऑनलाइन की। 1 जनवरी को लॉन्च किया था चैनल। बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन आपका साथ रहा, आपका सहयोग रहा तो बहुत जल्दी हम अपने आप को अपडेट कर देंगे और आपके सामने डिजिटल बोर्ड भी होगा, सब कुछ होगा। ये सब चीज़ें ना होने के बावजूद एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत टॉप की फ़िज़िक्स पढ़ने को मिलेगी। बस ये एक भरोसा रखिए मेरे ऊपर। तो चलिए, आपकी जो फ़िज़िक्स की पहली यूनिट है, शुरुआत करते हैं बेटा आज से 12th फिज़िक्स पढ़ने की और आपके 2020 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज से हमने बीड़ा उठाया है। आप लोग बस मेहनत करें, 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक, सेंट्रलाइज माइंड करके हमारे लेक्चर को सुनें। दूसरी बात, हम जो पढ़ाएं उसके लिए आपको अपने नोट्स तैयार करना, और हाँ, अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही भाषा में, चूँकि अपनी भाषा सबसे सरल भाषा मानी जाती है, अपनी ही भाषा में आपको अपने नोट्स तैयार करना है। वो सबसे अच्छे नोट्स होंगे। एग्ज़ाम पीरियड में शॉर्ट टाइम में आपको रिवीजन का भी काम करेंगे, तो आपको नोट्स ज़रूर बना के चलना। आप पेन रजिस्टर अपना सामने रखा करिए और हम जो आपको लेक्चर दें उसको आप, ये नहीं कि जब हम समझा रहे हों उस वक्त, जब हम हटें आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर में फुर्सत में आराम से नोट करें। बस समझ में आ रही। तो फिज़िक्स की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। ये है बेटा फिज़िक्स की पहली यूनिट। अब आप चौंक गए, सर ने तो बताया था भाई एग्ज़ाम पैटर्न में हमें कि पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की, दूसरी यूनिट विद्युत धारा। हाँ, बिल्कुल सच बात बेटा, हमने यही बताया था। लेकिन है क्या कि ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है। तो विशेषज्ञों ने क्या किया कि बेटा इस यूनिट को 2 भागों में बांट दिया। पहला पार्ट इसका कर दिया स्थिर वैद्युत की, दूसरा पार्ट इसका कर दिया विद्युत धारा। विद्युत धारा बहुत आराम से बेटा समझना, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी फिजिक्स आपको। आप सिर्फ पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें,
1-2 दिन हमसे आप जुड़ने की कोशिश करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे पढ़ाने का अंदाज़, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। ना लगे छोड़ के चले जाइएगा। स्थिर वैद्युत की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत धारा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये लीजिए, अब आप उसी जगह आ गए, कंफ्यूजन तो नहीं। पहली यूनिट फिजिक्स की स्थिर वैद्युत की और दूसरी यूनिट विद्युत धारा। चूँकि ये बहुत बड़ी यूनिट थी इसलिए उसके 2 पार्ट कर दिए। अब आपको हमने एग्ज़ाम पैटर्न में, आपको पिछली जो मोटिवेशनल स्पीच बताई थी उसमें एग्ज़ाम पैटर्न बताया था। आप गौर करिएगा, आप देखिएगा अपने स्क्रीनशॉट पे कि पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की होगी और दूसरी यूनिट विद्युत धारा की होगी। बेटा स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम दोनों शब्द अलग अलग कर दें बीच से ऐसे, इलेक्ट्रो अलग और स्टैटिक्स अलग, इलेक्ट्रो अलग और स्टैटिक्स अलग, तो बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और चार्ज का मतलब होता है, इसको हिंदी में कह देते हैं आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर और स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, राइट। यूनिट आपकी यहां से शुरुआत हुई थी, फिर आपने उसके 2 पार्ट कर दिए। विद्युत का मतलब जो होता है विज्ञान की ही शाखा है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान ही तो कहते हैं, तो विज्ञान की ही तो सब शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फलाना ढिकाना। विज्ञान की वो शाखा को विद्युत कहते हैं जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाता है। किसका? आवेश का अध्ययन किया जाता है। विद्युत का मतलब ही बेटा आवेश होता है। विद्युत का मतलब आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज से ही बनता है चार्जिंग। अब आप समझ गए होंगे। तो विद्युत का मतलब आवेश। तो हमें विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत आवेश का अध्ययन करना है। लेकिन जब हम इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2 पार्टीशन कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और चार्ज का मतलब आवेश, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। इसका मतलब हमें इस यूनिट के अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है। रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। एक जगह पर आप उसको रख दीजिए, हिलाना डुलाना कहीं नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे आराम फरमा रहा हो। एक जगह बेड पे जैसे इंसान डला रहता है, ना उसको दुकान से मतलब, ना पढ़ाई से मतलब, ना खेती से मतलब, ना किसानी से मतलब, पड़ा है, आराम से खा रहा है। अब पिताजी जो है मालूम ये चला कि 2 गालियाँ सुना के चले गए, माताजी ने 25 बातें सुना डाली दिन भर में, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह पे आराम कर रहा है, स्थिर है, रुका हुआ है। तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको किसी रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना है। इस यूनिट में आप जब तक पढ़ेंगे, जब तक आवेश एक जगह पे आराम करता हुआ दिखाई देगा, कहीं हिलता डुलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ? जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं इस यूनिट के अंतर्गत। किसको पढ़ना है? किसके बारे में? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। रुके हुए आवेश का अध्ययन करना। इसमें आइए, विद्युत धारा। विद्युत का मतलब आवेश, विद्युत का मतलब आवेश, धारा का मतलब प्रवाह यानी बहना, पानी बहते 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 वहाँ तक चला जाता है।
आप भी तो चलते 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 कहीं तक पहुंच जाते। तो बहने का मतलब चलना, और चलने का मतलब गतिमान रहना, है ना। चलने का मतलब गतिमान रहना। तो बात समझ में आ गई ना। धारा, धारा का मतलब प्रवाह, प्रवाह का मतलब चलना, चलने का मतलब गतिमान होना। और किसका गतिमान होना? विद्युत धारा, यानी विद्युत का गतिमान होना। विद्युत का मतलब आवेश, आवेश का गतिमान होना। तो बेटा हम इस यूनिट के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? किसी चलते फिरते आवेश के बारे में पढ़ेंगे, किसी गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। बहुत आराम से समझना बेटा, स्टार्टिंग है। जब गाड़ी, बाइक, कार चलाना शुरुआत की जाती है, सीखा जाता है, तो हमेशा स्लो स्पीड में ही सीखा जाता है कि पहला गियर कैसे डालेंगे, क्लच का दाबेंगे, कैसे गियर लीवर यूज़ करेंगे, कैसे ब्रेक और क्लच का यूज़ करेंगे। एकदम 70 की 60 की स्पीड में नहीं भागा जाता है, मालूम चला दे दी झड़ाम से। ठीक, उसी तरह से आपको सब फिज़िक्स की स्टार्टिंग है, बहुत आराम से पढ़िए। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आप लोगों से जुड़ जाएंगे, और आपको मज़ा आने लगेगा। स्पीड हम फट से बढ़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और फिर इतनी बढ़ा देंगे कि आपको फिर तो बेटा इस यूनिट के अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ना हमको? किसी रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना है। पूरी यूनिट हम पढ़ डालेंगे। आवेश एक जगह पे बिल्कुल आराम करता हुआ मिलेगा, कहीं हिलता डुलता नहीं दिखाई देगा, कहीं चलता फिरता नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन जब हम दूसरी यूनिट में पहुंचेंगे तो इसमें कहीं भी आराम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। 20 साल पढ़े पढ़े खाया, अब उसने मेहनत करना शुरू कर दी। अब वो बैठे बैठे नहीं मिलेगा कहीं भी, हमेशा चलता फिरता ही नज़र आएगा, घूमता फिरता ही नज़र आएगा। इस यूनिट के अंतर्गत हमें गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना है। बेटा हम जब पहली यूनिट में चलते हैं तो पहली यूनिट में हमको 2 चैप्टर मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। तो इस यूनिट में जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर जो होगा बेटा वो होगा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं धारिता। ये दूसरा चैप्टर होगा। इस यूनिट के अंतर्गत, पहली यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। आप एग्ज़ाम पैटर्न का स्क्रीनशॉट आपके पास है, आप चेक करिएगा, यही बताया था मैंने। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर, पहला और दूसरा। दूसरी यूनिट में जब आप पहुंचेंगे तो इसके अंतर्गत आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेटा, जो यूनिट का नाम है बस वही चैप्टर का भी नाम है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए इसको। चलिए रेस कर दें इसको। तो बेटा पहला चैप्टर क्या निकल के आया? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब आप सबसे पहले अपने नोटबुक में चैप्टर का नाम लगा लीजिए। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बेटा इंग्लिश में लिखना हो सब लोग लिख लो, मेरे साथ में ही लिख लो चैप्टर का नाम, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेटा जैसा चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमें चैप्टर तो ये कह रहा कि सबसे पहले तो
बेटा वैद्युत आवेश को समझो आप, तभी आगे कहानी बढ़ पाएगी, है ना। तो चैप्टर के हिसाब से चलें। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, पहली हेडिंग आपकी फिजिक्स की वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, देखो एक चीज़ समझो, पहली बात तो ये कि आवेश एक गुण होता है। किस तरह का गुण होता है? इस गुण के कारण जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु नहीं बोला हमने, वस्तुएं मतलब एक से अधिक वस्तुएं, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं या बल का अनुभव करती हैं। मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति को बल लगाएं यानी धक्का दें, तो ये हो गया आरोपित करना। क्यों? ये हमारे द्वारा आरोपित किया गया है, क्योंकि हमने धक्का दिया तो उसको दर्द हुआ, उसने एहसास किया, आपने थोड़ी ना किया, आपको थोड़ी ना एहसास हुआ। तो ये है आरोपित करना हमारे द्वारा। हाँ, जब उसने हमको धक्का दिया, अब हमें तकलीफ हुई, तो ये अब हमने उसका अनुभव किया, तो ये कहलाता है अनुभव होना। आरोपित करना और अनुभव होना, है ना। ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे समझो बेटा, अगर एक थप्पड़ हम किसी व्यक्ति को मार दें तो ये क्या है? आरोपित करना है। क्योंकि जिस समय हमने उसको थप्पड़ मारा तो झटका तो उसी ने खाया ना, तो हमने तो आरोपित किया केवल, हमें अनुभव थोड़ी हुआ। हाँ, जब वो हमारे देगा मिला के एक बात आ गई समझ में, अब हमें अनुभव होगा। ठीक, तो आवेश एक गुण है और इस प्रकार का गुण होता है जिस कारण से वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। ठीक, हम डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिख रहे हैं। आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करती हैं, आरोपित या अनुभव करती हैं। मतलब या तो वैद्युत बल आरोपित करती हैं और या फिर वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। हमने दिया मिला के, हमने आरोपित किया उस पर, जब उसने दिया मिला के तो हमने उसका अनुभव भी किया। बता नहीं? ठीक, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण से वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। ठीक, आप इस पॉइंट को नोट रखिए दिमाग में कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है। देखिए किस प्रकार का गुण है। आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकल करिएगा घर पे, देसी प्रैक्टिकल है, घर पे आप कर सकते हैं। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लीजिएगा, छोटे छोटे महीन महीन, हथेली पे रख लीजिएगा, रजिस्टर पे रख लीजिएगा, फर्श पे डाल दीजिएगा और एक कंघा उठाइएगा। उस कंघे को कागज़ के टुकड़ों के पास आप ले जाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही, कोई हलचल ही नहीं हो रही। लेकिन फिर आप उसी कंघे को आप अपने बालों पे रगड़िएगा और बालों पे रगड़ने के बाद ऐसे 2-4 बार फिर आप उसी कंघे को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइएगा। अब आप देखेंगे उसमें एक हलचल होने लगेगी। किस तरह की? या तो कागज़ के कुछ टुकड़े उस कंघे से दूर भागेंगे और या कागज़ के कुछ टुकड़े कंघे की ओर भागेंगे, यानी कंघे में चिपक जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो टुकड़े दूर भाग रहे थे
वो उसको कहते हैं हम प्रतिकर्षण बल। वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव होता है ना। उस वैद्युत बल दो तरह का होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। जो टुकड़े दूर भाग रहे उसको हम कह देते हैं प्रतिकर्षण बल, उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा। और जो टुकड़े अट्रैक्ट हो गए, खिंच गए, कंघे की ओर चिपक गए, उसको कह देते हैं हम आकर्षण बल। तो वैद्युत बल कितने प्रकार का? दो प्रकार का, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो आवेश एक गुण होता है। और किस तरह का गुण? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। ठीक, अगर हम आवेश की तारीफ की बात करें तो इसकी तारीफें इस तरह से हैं बेटा। पहली तारीफ, पहला पॉइंट समझो, आराम से समझो। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल q से भी कर सकते हैं, कैपिटल Q से भी कर सकते हैं, मोस्टली स्मॉल q लिख देते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश की पहली तारीफ है। अगर हम आवेश की दूसरी तारीफ करें तो इसकी दूसरी तारीफ ये है कि आवेश का जो सूत्र होता है, आवेश का जो सूत्र होता है बहुत नन्हा सा छोटा सा सूत्र है, Q बराबर IT, Q बराबर I इंटू टी होता है। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। याद हो गई होगी डेफिनेशन आपको, इतने बार हमने आपको बता दी, घर पे और एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। ठीक, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आवेश का सूत्र जो होता है वो Q बराबर I इंटू टी होता है। तीसरी तारीफ इसकी अगर हम करें तो बेटा यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी चौथी तारीफ अगर हम करेंगे तो बेटा यह एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। दो पॉइंट आपको समझ में आ गए कि Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है Q बराबर IT। तीसरा पॉइंट देखें आप, इनको समझने की ज़रूरत है। ठीक, सिर्फ रट लेना कि आवेश एक अदिश राशि है या आवेश एक सदिश राशि है या आवेश फलानी राशि है, उससे काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए बिल्कुल। फिजिक्स का मतलब ही यही होता है कि फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आएंगी, न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, लगा ही नहीं पाओगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स हम ना लगवाएंगे, आप खुद लगा लोगे। इसलिए फिजिक्स कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट कहलाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटा आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि। आपने आप फर्स्ट ईयर से होके आ रहे हैं, फिजिक्स में आपने वेक्टर वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा शुरुआती दौर में। उसमें दो तरह की राशियां मिलती हैं, अदिश और सदिश राशियां। अदिश राशियों का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, बिना दिशा वाली, डायरेक्शन ना हो जिसमें। सदिश राशियों का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। ठीक है बेटा, हमने आपको एक चीज़ बताई कि आवेश जो है किसी पदार्थ का गुण होता है, और कैसा गुण होता है वो आगे लिखा है, जिस गुण के कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। तो आवेश एक गुण है, और बेटा गुण की कोई दिशा नहीं होती। एक बात समझने की कोशिश करो आप। एक डॉक्टर है, डॉक्टरी करना उसका गुण है, डॉक्टरी करना उसका गुण है। अगर वो लखनऊ में डॉक्टरी कर रहा है तो वो कहीं से भी पेशेंट आएगा, कानपुर से आएगा, इलाहाबाद से आएगा, बनारस से आएगा, कहीं से भी आएगा,
वो उसको देखेगा, वो उसका गुण है। उसको ये मतलब नहीं है कि वो इस दिशा से आएगा तो हम देखेंगे, उस दिशा से आएगा तो हम नहीं देखेंगे। मैं टीचर हूँ, टीचिंग करना मेरा गुण है। किसी भी डायरेक्शन से बच्चा आए, किसी भी दिशा से, अलीगढ़ से आए, आगरा से आए, बनारस से आए, जौनपुर से आए, प्रतापगढ़ से आए, इलाहाबाद से आए, कहीं से भी आए, किसी भी डायरेक्शन से पढ़े, हमने तो प्लेटफॉर्म ही इसीलिए बनाया है भाई, फिजिक्स बाय इमरान सर। आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और हम आपसे कहें कि नहीं, जो अगर आप जौनपुर के हैं तो पढ़ेंगे, बनारस के हैं तो नहीं पढ़ेंगे, अगर आप आगरा के हैं तो पढ़ेंगे, इटावा के हैं तो नहीं पढ़ेंगे, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। टीचिंग इज़ माई प्रॉपर्टी, टीचिंग हमारा गुण है और गुण की कोई दिशा नहीं होती है बेटा। हमने इसीलिए तो प्लेटफॉर्म बनाया, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी बच्चा पढ़े, पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चा पढ़े, हमें क्या मतलब भाई, हर डायरेक्शन से बच्चा पढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारा गुण है, हमारा काम है। तो गुण की कोई दिशा नहीं होती और आवेश क्या है, आवेश एक गुण है, तो गुण की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए गुण आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश चूंकि एक गुण है और गुण की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आवेश कैसी राशि है, आदिश राशि है, ना कि सदिश राशि, क्योंकि उसके अंदर दिशा होती ही नहीं। चौथे पॉइंट में आइए, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आवेश, आवेश यह का मतलब आवेश, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न का मतलब जो उत्पन्न होती है। आपने फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा, 7 मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके अलावा फिजिक्स में आप जो भी राशियाँ पढ़ते हैं इन 7 के अलावा, वो सब के सब व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों का मतलब जो अन्य राशियों से बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। आप सूत्र देख रहे हैं आवेश का, Q बराबर IT। I धारा होती है, T समय होता है। धारा और समय के गुणनफल से आवेश की उत्पत्ति होती है। धारा और समय का जब संयोजन होता है, जब गुणनफल किया जाता है, जब दोनों मिलते हैं, जैसे गंगा जी और यमुना जी का जब वो मिलन होता है, तो दोनों के मिलन से, दोनों के संयोजन से, दोनों के मिलाप से माँ सरस्वती, अदृश्य माँ सरस्वती उपजती है ना। तो गंगा और यमुना के मिलन से माँ सरस्वती की उपज होती है। उसी तरह से धारा और आवेश के गुणनफल से आवेश की उत्पत्ति होती है। तो आवेश उत्पन्न किया जा रहा, धारा और समय को मिलाकर, धारा और समय के मिलने से आवेश उत्पन्न हो रहा। तो इसलिए आवेश कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, राइट। तो इतना आप नोट करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट हो गया, रेस किया जाए। अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, जब तक हम इरेज कर रहे हैं आप लोग हेडिंग लगाइए, आवेश की उत्पत्ति का कारण। आवेश की उत्पत्ति का कारण, आवेश की उत्पत्ति का कारण, यानी आवेश जो है किस कारण से उत्पन्न होता है, कैसे उस जन्म लेता है आवेश। अगर आप आराम से, हमने क्या कहा, पेशेंस रखेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और यूँ तो फिर आवेश की डेफिनेशन लिखाने में कि आवेश एक गुण होता है जो वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करता है, हो गई आवेश की परिभाषा, है ना। Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर IT।
हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़िए आप, पेशेंस रखिए। मैं बहुत सुकून से पढ़ाने वाला टीचर हूँ, बहुत आराम से आप लोग पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी मैं हूँ, मैंने बता दिया, मैं हर समय आपके लिए हूँ। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ धैर्य रख के पढ़ें। आप ये ना महसूस करिएगा कि बहुत हम स्लोली पढ़ा रहे या मतलब मज़ा नहीं आ रहा। आपको सब कुछ समझ आएगा, आपकी स्पीड भी हम बढ़ा देंगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, आप जुड़िए हमसे, कोशिश करिए आप जुड़ने की। आवेश की उत्पत्ति का कारण देखिए, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आपको ओरिजिनल फिजिक्स पढ़ने को मिल रही, सबसे अच्छी बात आपके लिए ही है। जैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए उस तरह फिजिक्स पढ़ने को मिल रही है। देखिए आवेश कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं कि कोई भी वस्तु हो बेटा, कोई भी वस्तु, हर वस्तु पदार्थ से मिलकर बनती, ठीक। और पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बनता है। समझते चलना एक एक चीज़। अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। कहानी आके लटक गई परमाणु पे। व्हाट इज़ एटम? परमाणु क्या है? केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो अब आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम उससे पहले परमाणु के बारे में हम स्वयं बता रहे हैं आपको कि परमाणु क्या होता है। आराम से स्ट्रक्चर को समझना बेटा। बहुत साफ़ सुथरा नहीं बना पाएंगे हम, साफ़ सुथरा आप स्वयं बनाएं। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं। बेटा ये परमाणु का स्ट्रक्चर है। जब केमिस्ट्री में आप जाओगे तो बहुत डिटेलाइज तरीके से पढ़ोगे। परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोहर मॉडल, जे थॉमसन परमाणु मॉडल। नाना प्रकार के आपको मॉडल्स पढ़ने को मिलेंगे परमाणु के बारे में। अभी तो फ़िलहाल आप ये समझें कि केवल परमाणु क्या है। बेटा ये जो परमाणु के अंदर एक छोटा सा गोला दिखाई दे रहा है, परमाणु ये पूरा परमाणु है, लेकिन इस परमाणु के अंदर ये जो छोटा सा गोला दिखाई दे रहा, इस गोले को नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 3 पार्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अब आप कोई बेटा बच्चे नहीं हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कूल की साइंस में पढ़ चुके हैं आप। तो नाभिक के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा पार्टिकल है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतना कलाकार होता है कि वो नाभिक के अंदर कभी नहीं रुकता, घूमता ही फिरता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक, ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं, जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, हम एक और कक्षा बना सकते और बना सकते, ठीक है। हमने आपको 2 कक्षाएं बना दी। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, जैसे ये पहली कक्षा है, पहली ऑर्बिट है, तो पहली कक्षा में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको हमेशा इस तरीके से ही बनाना है, ठीक। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बनाते हैं, स्मॉल ई से, और माइनस लगा देते हैं। अभी हम बताएंगे क्या। तो नाभिक के अंदर कौन कौन से 2 पार्टिकल्स, कौन कौन से 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए दूसरी जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 जितने बनाना हो आपको, 6, 7, 8,
समझाने के हिसाब से बना दिया। अगर हम काउंट करें इस पूरे परमाणु में तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा? 2 तो ये पहली कक्षा में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी कक्षा में है, यानी दूसरी कक्षा में, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा इस परमाणु में हमने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं और किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ये याद रखिएगा आप। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। अगर इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर इसमें 10 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस लगा है, प्रोटॉन पे प्लस, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, राइट। इसी तरह हम इस परमाणु में आए। मान लीजिए इस परमाणु में ये नाभिक हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये नाभिक के बाहर दूसरी कक्षा है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन मान लो बना दें। तो ओवरऑल कुल इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 ये हैं और 5 बाहर वाली में, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में हो गए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा इस परमाणु में प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी 7 प्रोटॉन होंगे। अभी तक बात समझ में आई बराबर? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 प्रोटॉन हैं और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन है। अब क्या किया? देखो हम आपको आवेश की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है ना। अब क्या किया हमने? इन दोनों परमाणुओं को आपस में खूब रगड़ा। और जब हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप, ये भी फिजिक्स है, दोनों गद्दियों को आप आपस में रगड़िए तो गर्म हो जाती है। सर्दियों में अक्सर जब बहुत सर्दी लगती है तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं अपन, है ना। तो जब आप आपस में दोनों गद्दियों को रगड़ें तो गर्म हो जाती है। आपस में रगड़ने का मतलब ही कुछ ना कुछ हरकत होना, यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों परमाणुओं को आपस में टकराएं तो बेटा आपस में जब रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होता है कि इन दोनों परमाणुओं के आपस में टकराने से कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा किसको मिलती है? ये संसार का नियम है बेटा कि जो लाइन में सबसे आगे होगा उसको सबसे पहले मिलेगा, है ना। तो जब ये दोनों परमाणु आपस में टकराते हैं तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा परमाणु की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे आगे होंगे, सबसे ऊपर होंगे, उन्हीं को तो मिलेगी। तो परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो ऊर्जा मिल जाती है। अब ये भी एक संसार का नियम है कि बेटा अगर जैसे ऊर्जा हमें मिल जाए, मतलब ऊर्जा मतलब पैसा मिल जाए, तो अभी हम पढ़ाते हुए नहीं पाए जाएंगे। अभी हमें 10 करोड़ रुपया दे दो, तुम मुंबई में फ्लैट, सिंगापुर में फ्लैट, एक कार, आज स्कॉर्पियो, कल फॉर्चूनर, और कब तक? जब तक सब सोहा सत्त ना हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये संसार का नियम है। इनको जब ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा जैसे ही जो है ये किसको मिलती है? जब आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा किसको मिलती है बेटा? इस परमाणु की जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आगे हैं, सबसे बाहर हैं, सबसे ऊपर हैं, उन्हीं को तो मिलेगी। तो मालूम चला कि इन इलेक्ट्रॉनों को वो ऊर्जा मिल गई। और संसार का नियम है, हमने जो बताया आपको कि हमको पैसा मिल जाए, आपको पैसा मिल जाएगा तो आप पढ़ना भूल जाओ, कल से पढ़ोगे नहीं, आप मौज मस्ती करोगे, घूमो। इनको जब ऊर्जा मिलती है तो बेटा ये धरे नहीं थामे रहते, रुकते नहीं है, फिर ये दूसरों के घरों में कब्जा करने पहुंच जाते हैं। तो मालूम ये चला कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और दूसरे परमाणु में पहुंच गए। मालूम चला कि एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, यहाँ पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, यहाँ पहुंच गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकला, ये भी पहुँच गया। जिसको जिसको ऊर्जा, जो ऊर्जा पा गया वो निकल गया,
वो मस्त हो गया, घूम फिर रहा, मौज कर रहा। मालूम चला इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पूरी ऊर्जा मिल गई और वो फटाक से जो है दूसरे के घर में कब्जा करने पहुंच गए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अब देखिए आप क्लाइमेक्स, यहाँ से हमने देखा कि इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इस परमाणु में पहुंच गए। बेटा एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, अब प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक, तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर कौन सा आवेश हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश निकल गया, तो जब ऋण आवेश निकलेगा तो बेटा ये इस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। यानी ये परमाणु कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश, ऋण पहुंच गया। जब ऋण पहुंच गए तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ऋण आवेशित हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेबल हो जाएगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बेटा अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है बेटा, धनावेशित हो जाता है। कैसा, धनावेशित हो जाता है। और जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, ऋणावेश पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, वो बेटा ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आई कुछ? स्क्रीनशॉट करिए। हो गया होगा, चलिए इरेज कर दें। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें धनावेश उत्पन्न हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो गया। ठीक, ये थी आवेश की उत्पत्ति का कारण। अब आप अगली हेडिंग लगाइए, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आवेश के प्रकार। बेटा अभी हाल आप समझ के जा रहे, अभी हाल आप पढ़ के जा रहे कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जिसमें पहुंचते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो बात तो यहीं से क्लियर हो गई कि आवेश 2 तरह का मिला, केवल एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो आवेश के कितने प्रकार बेटा? आवेश के सिर्फ 2 प्रकार। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। 2 प्रकार केवल। ये धनावेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या यूँ कहिए कि जब द्रव्यमान में कमी होगी। अब आप कहोगे सर ये भाषा नहीं समझ पाए भाई, हम ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में जब कमी होगी तभी तो धन आवेश आएगा, ये तो आपने बताया अभी, है ना। लेकिन ये सर आपने क्या बता दिया, द्रव्यमान में कमी।
बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेंगे तभी तो उसमें धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तभी तो धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान है, हालांकि बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा, आप आंखों से देख भी नहीं सकते इतना छोटा, लेकिन द्रव्यमान तो उसका कुछ ना कुछ होगा ना। अभी आपके सारे बाल जो है नोच के या अस्तूरे से काट के और फिर तौले जाएं, ख़ास तौर से लड़कियों के। तुम लोगों के भी बाल तौले जाएंगे, 100 ग्राम, 100 रुपये के 100 ग्राम बिकते हैं ना। हाँ, फिर तो अगर हम तौले जाएं तो कुछ ना कुछ वज़न तो होगा भाई। मान लीजिए आपने बाल अपने सारे अस्तूरे से कटवा दिए और उसको तौला, वज़न निकला 100 ग्राम, ठीक। अब आपसे हम पूछें कि जब उसका वज़न 100 ग्राम है तो आपका जो एक बाल है केवल, उसका भी तो कुछ वज़न होगा, भले बहुत थोड़ा हो लेकिन होगा तो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा कण है, बहुत छोटा, जो आँखों से अदृश्य है, देख ही नहीं सकते, लेकिन बेटा उसका द्रव्यमान होता है। और कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में अक्सर ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। हालांकि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 9 × 10⁻31। आलसी इंसान है, हमें 0.1 बार बार लगाने में मज़ा नहीं आता, और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत काहिल हैं, आप लोग भी हमेशा 9.1 की जगह 9 ही लिखेंगे और परीक्षा में भी लिखेंगे, ठीक ना। डरने की ज़रूरत नहीं किसी से। 9.1 × 10⁻31 kg उसका द्रव्यमान होता है। तो बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहीं से, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान में भी कमी आएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना या द्रव्यमान में कमी होना, तो समझ जाओ वो कण कैसा होगा? धनावेशित होगा। उस पर कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। दूसरा कौन सा होता है? ऋणावेश। ऋणावेश कब होगा? इसका जस्ट अपोजिट कर दो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब ऋणावेश होगा, है ना। या फिर ये कह लो कि द्रव्यमान में वृद्धि हो तब धनावेश होगा, ठीक। नोट करो। पानी पी लें बेटा, ज़रा प्यास लगी आई। आप लोग भी पानी पी लीजिए, फिर चलते हैं। ओह, चलिए अगली हेडिंग क्या रहेगी भाई? अगली हेडिंग डालिए आप आवेश के मात्रक। इसको इरेज कर दें। हाँ तो बेटा थोड़ा कुछ मज़ा आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अब धीरे धीरे मज़ा आएगा, परेशान ना हो। आप पढ़ते रहोगे, बस लेक्चर पे ध्यान दो, अपने नोट्स बनाओ, मेंटेन करो, एकदम मज़ा आएगा सबको। नेक्स्ट हेडिंग बेटा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आवेश के मात्रक,
आवेश का मात्रक नहीं, आवेश के मात्रक। भाई एकाध मात्रक थोड़ी ना है, जगह भर मात्रक है ना। तो आवेश के मात्रक जगह भर। देखिए समझिए आप, पहले पॉइंट को ध्यान दें। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं सिस्टम, पद्धतियाँ, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, है ना, एसआई सिस्टम। देखिए एमकेएस पद्धति की बात करें अगर हम, तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक आपने अभी पीछे एक सूत्र पढ़ा आवेश का, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, और क्यू बराबर आई इंटू टी। तो बेटा आई धारा होती है, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आपने धारा का मात्रक। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स में, कोई नई चीज़ें थोड़ी ना है। धारा का मात्रक एम्पियर, और टी टाइम है, टाइम माने समय, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक, तो इस तरह से आवेश का मात्रक क्या बना बेटा, आवेश का मात्रक बना एम्पियर सेकंड। ठीक, या इसी को हम कह देते हैं कूलाम। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है या कूलाम होता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आए। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक इलेक्ट्रो, अब समझना बेटा ध्यान से, स्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या समझ गए क्या लिखा, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ESU, उसी को कह देते हैं फ्रैंकलिन होता है। मतलब समझ रहे, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, या इसी ESU को ही कह देते हैं फ्रैंकलिन। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, ESU या फ्रैंकलिन होता है। तीसरा नंबर, आवेश के अन्य मात्रक, अभी और मात्रक हैं जो किसी पद्धति में नहीं होते बेटा, लेकिन होते हैं अन्य मात्रक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, समझ गए होंगे आप खुद ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब EMU, है ना, तथा फैराडे होते हैं। मतलब इसके अन्य मात्रकों की बात करें तो अन्य मात्रकों में एक मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU होता है, और कौन सा होता है, फैराडे होता है ना, फैराडे होता है। ये है बेटा आवेश के मात्रक। एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड, या उसी को हम कह देते हैं कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश की मात्रक की बात करें हम तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है ESU या फ्रैंकलिन। आवेश के इसके अलावा और दो मात्रक होते हैं जिसको हम कहते हैं EMU और फैराडे, दो मात्रक और होते हैं। तो
इस तरीके से आवेश के कुल कितने मात्रक हो गए बेटा, एम्पियर सेकेंड हो गया, उसी को कूलाम कह देते हैं। ESU हो गया, उसी को फ्रैंकलिन कह देते हैं। और EMU हो गया और फैराडे हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि आवेश के इन मात्रकों में कौन सा मात्रक सबसे बड़ा होता है और कौन सा मात्रक सबसे छोटा होता है, तो बेटा समझो ध्यान से। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बॉस, सबका बॉस, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। इसी तरह आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन कह दो और या फिर ESU होता है। एक बार फिर थोड़ा सा चलते टाइम एम के आवेश के मात्रकों की बात हो रही बेटा। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में ESU कह देते हैं, और इसी को ESU को ही फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, तो ESU या फ्रैंकलिन होता है। आवेश के अन्य मात्रकों की बात करें तो अन्य मात्रकों में एक मात्रक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और एक मात्रक और होता है फैराडे। अगर हम बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो बेटा सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे छोटा मात्रक आवेश का फ्रैंकलिन होता है। अब बात आ जाती है कि फ्रैंकलिन है, ESU है, EMU है, फैराडे है, कूलाम है, इन सब में आपस में क्या संबंध होता है, आपस में क्या रिश्तेदारी होती है। तो बेटा उसको भी आप थोड़ा सा एक लाइन में समझने की कोशिश करो। एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। अगर हम बात करें एक EMU की, तो बेटा एक EMU 10 कूलाम के बराबर होता है। अगर हम बात करें एक ESU की, तो एक ESU जो है बेटा 1/3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है। समझ में आई पूरी बात? मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अगली हेडिंग डालिए आप। इरेज कर दें इसको। अगली हेडिंग आप लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए आप अपने नोट्स में, आवेशन। आवेशन आवेशन क्या होता है बेटा? आवेशन का मतलब समझ रहे? आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं और आवेशन को इंग्लिश में चार्जिंग कहते हैं। और चार्जिंग आप सब लोग जानते हैं, है ना? वो तो आजकल 3 साल के बच्चे भी जान रहे हैं, और आप तो बुढ़ापे में आ गए, हम तो बूढ़ों के बूढ़े हो गए। अच्छा चलिए भाई, आवेशन देखिए, आवेशन को इंग्लिश में हम कह देंगे चार्जिंग। और चार्जिंग क्या वाला है, किसे कहते हैं, है ना? तो आप लिखना चाहें तो पहले आप 1 मिनट यहाँ देख लें, फिर आप लिखें आराम से, सुकून से।
कोई भी वस्तु हो उसको जब आप आवेशित करेंगे, बस चार्जिंग देंगे, बस उसी क्रिया को हम आवेशन कह देते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु को चार्ज करने की प्रक्रिया को चार्जिंग कहते हैं, प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक बेटा, अगर हम बात करें कि आवेशन की विधियां क्या हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की बेटा कई विधियां हैं। जैसे नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। ये 3 विधियां होती हैं आवेशन की। आपके सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 ही विधियां हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और तीसरा नंबर प्रेरण द्वारा। लेकिन हम आपको इसके अलावा और आपको जानकारी दे दें कि आवेशन की और भी 2 विधियां होती हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपकी जानकारी में आ जाना चाहिए। उससे क्या दिक्कत है भाई? तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, नंबर 4 और नंबर 5। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। नंबर 5 जो होती है, 5वीं विधि आवेशन की होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। बेटा ये 5 विधियां होती हैं आवेशन की, चार्जिंग करने की, है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी किसी भी वस्तु को चार्ज करने की कितनी विधियां हैं, उसकी आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो पढ़ना है वो 3 ही विधियां पढ़ना, बाकी होती 5 विधियां। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा और प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। घर्षण द्वारा मीन्स बाई फ्रिक्शन, अभी एक एक मतलब बताएंगे आपको। चालन द्वारा मीन्स बाई कंडक्शन। प्रेरण द्वारा मीन्स बाई इंडक्शन। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा मीन्स बाई थर्मोनिक एमिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 5 प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा मीन्स बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह से ये 5 विधियां हैं आवेशन की। अब आपको सिर्फ 3 विधियां डिटेल से हम आपको बता रहे हैं, चूँकि ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल फिर जब चैप्टर आएगा तो हम इसके बारे में भी बता देंगे। एक चैप्टर आपको मिलेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एक चैप्टर आपको उसी में एक टॉपिक मिल जाएगा तापायनिक उत्सर्जन पढ़ने को आएगा, तो फिर हम डिटेल से भी इन दोनों को बता देंगे। फिलहाल 3 समझिए, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण। देखिए घर्षण द्वारा, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जब 2 वस्तुओं को, अभी आपने देखा कि 2 परमाणुओं को आपस में जब हम रगड़ रहे थे तो रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, और वो ऊर्जा किसको मिल रही थी? जो बाहरी कक्षा में सबसे आगे खड़े थे, और वो ऊर्जा पाके वो क्या हरकत कर रहे थे? वो दूसरे के घर में कब्जा ठोक रहे थे जाके, है ना। घर्षण का मतलब रगड़ना। जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, नंबर 1 हेडिंग लगाइए आप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? चलिए
पहला नंबर आप हेडिंग लगाइए, घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन। क्या मतलब होता है घर्षण द्वारा, समझना ध्यान से। आप लिखिएगा, हम बोल रहे। थोड़ी सी 2 लाइन डेफिनेशन है, टाइम लगेगा, आप खुद लिखिए। देखिए समझिए, बाकी आप घर पे लिख लीजिएगा, पढ़ने के बाद लिख लीजिएगा। जब 2 वस्तुओं को, घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। और जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आई? फिर सुनो, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। ठीक, अभी आपने देखा था 2 परमाणुओं को आपस में रगड़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से इस परमाणु में जा रहे थे ना। हाँ, चलिए नंबर 2 आ जाता है चालन द्वारा। चालन द्वारा, अब चालन द्वारा का मतलब बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन। तो जब एक आवेशित वस्तु को, अच्छे से समझना, जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के, आवेशित का मतलब जो चार्ज है, निरावेशित का मतलब जो डिस्चार्ज है। एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। फिर से सुनो, जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ठीक, उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल सब लोग चार्ज करते हैं, चार्जिंग का मतलब आवेशन, चार्जिंग का मतलब आवेशन। आवेशन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्जिंग। आप सब मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? पहले एडोप्टर लगाया आपने, एडोप्टर आपने सॉकेट में लगाया, अब उसमें तो पहले से ही करंट है, पर करंट नहीं, करंट होगा तभी तो आप लगाओगे जब उसमें सप्लाई आ रही होगी। करंट माने विद्युत, और विद्युत का मतलब आवेश, और आवेश का मतलब चार्जिंग। तो उसमें तो पहले से चार्जिंग आ गई भाई, एडोप्टर जैसी लगाया तो वो तो पहले से चार्ज है। अब उसी एडोप्टर को आपने अपने मोबाइल पे लगाया जो डिस्चार्ज है, तो वो एडोप्टर तो चार्ज था आपका, आपने उसको उसमें सॉकेट में लगाया तो उसमें तो पहले से लाइट थी ना सर्किट में। तो सॉकेट में जब उसको लगाया तो जब उसमें लाइट सप्लाई थी तो उसको मिल गया। भाई लाइट सप्लाई नहीं होगी तो काहे को उसमें लगाओगे? उससे तो अच्छा गया आप अपनी नाक में लगा लो। क्यों नाक में नहीं लगा सकते? अरे भाई जब लाइट नहीं आ रही है तो उससे तो अच्छा है ना कि आप अपनी नाक में लगा लो, 2 छेद उसमें 2 छेद इसमें, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। अब दिमाग लगा रहे होगे सब लोग, वो फ़ायदा, इसमें काहे का फ़ायदा? अरे जब ऐसे करके लगाओगे और जब चार्जिंग नहीं मिलेगी तो निकालोगे तो कुछ और भी तो निकलेगा साथ में। बेवकूफ़ हो। तो आपने जो एडोप्टर लगाया वो तो चार्ज था, मतलब उसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो वो आवेशित है। उसमें तो विद्युत पहले से है, करंट पहले से, विद्युत माने आवेश, तो वो पहले से आवेशित है। मोबाइल आपका डिस्चार्ज था यानी निरावेशित था। तो जब आवेशित वस्तु के संपर्क में, ये लीड है, ये मोबाइल है, जब आवेशित वस्तु के संपर्क में निरावेशित वस्तु को लाते हैं तो निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। जब आवेशित वस्तु के संपर्क में निरावेशित वस्तु को लाते हैं
तो निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। नंबर 3, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। आराम से समझना। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिना संपर्क में आए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना संपर्क में आए, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। फिर से सुनो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना संपर्क में आए, देखो चालन द्वारा जो हमने आवेशन बताया उसमें आपने गौर किया होगा कि ये एडॉप्टर है, ये मोबाइल है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, है ना। घर्षण द्वारा जो आवेशन हमने आपको बताया घर्षण माने रगड़ना। तो रगड़ने का मतलब ऐसे रगड़ोगे ना कि ऐसे रगड़ोगे, ऐसे तो रगड़ते रहोगे, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भाई जब टच नहीं हो रहे दोनों, तो जब दोनों जब टच होंगे तभी तो ऐसे रगड़ोगे, है ना। तो इसमें भी संपर्क में आ रहे। दूसरे नंबर पे चालन द्वारा, उसमें भी संपर्क में आ रहे। एडॉप्टर, लीड और मोबाइल दोनों संपर्क में आ रहे, तभी तो चार्जिंग मिल रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन है प्रेरण द्वारा। तो हमने क्या बताया, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना संपर्क में आए, आवेशित हो जाती है। जैसे ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये निरावेशित वस्तु है, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। ये आवेशित है, ये निरावेशित है, ये चार्ज है, ये डिस्चार्ज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। बिना संपर्क में आए ये जो डिस्चार्ज थी ये भी चार्ज हो गई। यानी जब एक आवेशित वस्तु किसी निरावेशित वस्तु के बिना संपर्क में आए, या यूँ कहें कि जब एक निरावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में आए, ये भी आवेशित हो जाती है। उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को, उस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। फिर से सुनो, जब एक निरावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में आए, आवेशित हो जाती है, तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब एक डिस्चार्ज वस्तु किसी चार्ज वस्तु के बिना संपर्क में आए, चार्ज हो जाती है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या समझ में आया? इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तब आएगा समझ में। आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपका एक दोस्त है वो बहुत मक्कार है, आपके घर आता है, शाम को जाता है, सोचता है घर से ले लेंगे और दोनों लोग जाएंगे, पेटीज खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब आप पढ़ रहे थे और वो आया, उसने देखा कि आप पढ़ रहे। अच्छा, वो आपके रूम पे बैठ गया, आप उसको लिफ्ट भी नहीं दे रहे, मतलब उसको घासे ही नहीं डाल रहे। 15 मिनट बैठे बैठे उलझन किया और चलने लगा। तो अब आपकी पढ़ाई हो गई थी, तो आप बोले चलो अच्छा अब चल रहे। गए आपने पेटीज का एंजॉय किया, आधे घंटे के बाद लौट आया, आप पढ़ने बैठ गए, वो फिर अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर वो उसी हीन भावना का शिकार कि आप उसको लिफ्ट ही नहीं दे रहे, उसका टाइम बर्बाद कर रहे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आपका। फिर आप लेकिन थोड़ी देर बाद गए। तीसरे दिन यही फिर उसको ये लगा कि इसको तब सज़ा मिलेगी जब ये किसी दिन मेरे घर आएगा, आज के बाद हम आएंगे ही नहीं इसके घर, लेकिन हम जब ये मेरे घर आएगा तो हम पढ़ते हुए मिलेंगे, और जब हम पढ़ रहे होंगे तभी तो हम इसको नो लिफ्ट करेंगे, तभी तो हम इससे कहेंगे रुको यार बैठो, अभी नहीं चल रहे, तब इसको धक्का लगेगा। तो उसने क्या किया कि पढ़ना चालू कर दिया। 3-4 दिन पढ़ा, वो आया ही नहीं। अब वो तो पढ़ने वाला था, वो काहे को आएगा। लेकिन जब काफ़ी दिन हो गए तो उसको लगा कि चलो आज चलते हैं। जब वो पहुंचा तो वो पढ़ता हुआ मिला, वो बैठ गया, उसने लिफ्ट नहीं दी। तब उसका बदला पूरा हुआ, उसके दिमाग में टक गई ये बात कि इसका मतलब पढ़ना चाहिए यार, पढ़ने वाले की कीमत है। तो उसने क्या किया कि अपने दोस्त से प्रेरणा ली
नसीहत दी, संपर्क में नहीं आया था लेकिन नसीहत ली। तो जब कोई डिस्चार्ज वस्तु किसी चार्ज वस्तु के बिना संपर्क में आए चार्ज हो जाती है, उस विधि को कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। राइट। आज से बेटा, आज ये इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आज इस पार्ट को, इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं और कल फिर नए टॉपिक के साथ आपको इसी तरह 1 घंटे की 1.5 घंटे की एक वीडियो पर डे मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहें मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। जो हमने 2 शर्तें बताई, नंबर 1 सेंट्रलाइज माइंड करके, एकदम दिमाग को केंद्रित करके पढ़ें। जब हम लेक्चर दें तो आप गौर से सुनें, स्क्रीन पे गौर से देखें, स्क्रीनशॉट रखें, इसके बाद अपने नोट्स तैयार करें। ठीक, दोनों बातों का ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बस यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी मेहनत के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो सके। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।